नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बैंक डूबा तो 90 दिन के भीतर ग्राहकों को मिलेगी 5 लाख रुपए तक की जमा रकम। कैबिनेट की DICGC एक्ट में संशोधन को मंजूरी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की तरह संकट में फंसे बैंकों के ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। इसके लिए कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 में किए जाने वाले संशोधन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस कदम का उद्देश्य PMC बैंक, यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक जैसे संकटग्रस्त बैंकों के ग्राहकों की मुश्किलों को कम करना है। इससे मोरेटोरियम के तहत आने वाले बैंकों के डिपॉजिटर्स को अपना पैसा निकालने के लिए रिजर्व बैंक के फैसले का इंतजार नहीं करना होगा। बैंकों के मोरेटोरियम के तहत आने पर डिपॉजिटर्स 90 दिन के भीतर 5 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। आपको बता दें दोस्तों, केंद्र सरकार ने किसी भी बैंक के नियमित कामकाज को निलंबित करने या रिजर्व बैंक की ओर से निगरानी में रखने पर डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन रिजर्व बैंक के तहत काम करता है। आपको बता दें कि बैंक में 5 लाख रुपए तक की जमा रकम सुरक्षित होने की गारंटी DICGC की ओर से होती है। डिपॉजिट बीमा के प्रावधानों के मुताबिक बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने पर 5 लाख रुपए तक की राशि का भुगतान जमाकर्ताओं को किया जाता है, फिर चाहे बैंक में उसका कितना ही पैसा जमा क्यों ना हो। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, छात्रों को राहत। निजी स्कूलों को करनी होगी फीस में 15% कटौती। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को एक बैठक में राज्य के निजी स्कूलों के लिए 15% फीस में कटौती को मंजूरी दी है। राज्य सरकार कॉलेजों में भी फीस ढांचे का पालन करने के लिए पहले ही एक समिति का गठन कर चुकी है। राज्य ने स्कूल फीस में कटौती के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाया है। मसौदा अध्यादेश राज्य सरकार को वर्तमान महामारी जैसे संकट की स्थिति के दौरान निजी स्कूलों की फीस संरचना को विनियमित करने की शक्ति देगा। महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला कोरोना महामारी को देखते हुए और राजस्थान जैसे राज्यों से प्रेरणा लेते हुए लिया है। फीस में 15% की कटौती का अध्यादेश जल्द जारी किया जाएगा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि फीस भुगतान का ढांचा ऐसा हो कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। पिछले महीनों में माता पिता की ओर से चिंता जताई गई थी कि कई निजी संस्थान महामारी के दौरान भी मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि महामारी की वजह से कई माता पिता के सामने वित्तीय संकट ने स्थिति को और खराब कर दिया है। कई माता पिताओं ने तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी संपर्क किया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोनिया गांधी से मिली ममता बनर्जी, बोली बीजेपी को हराने के लिए सबका एक होना जरूरी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सबको एकजुट होना होगा। सोनिया गांधी से मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस नेता के साथ मौजूदा हालात और विपक्ष की एकजुटता पर चर्चा हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सबका एक साथ होना जरूरी है। विपक्षी एकता में उनका क्या रोल होगा, इससे जुड़े सवाल पर ममता बनर्जी ने कहा कि हम लीडर नहीं कैडर हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर केंद्र को संसद में जवाब देना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं। इससे पहले उन्होंने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मीटिंग की थी और कोरोना वैक्सीन आदि मुद्दों पर बात की। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित हुई मनरेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 7.25 करोड़ लोगों को मिला रोजगार। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते गांवों की ओर पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा वरदान साबित हुई है।
गांव में रोजगार का प्रमुख साधन बनी इस योजना में लगातार काम की मांग बढ़ी है। चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीने में 7.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। इनमें से 5.25 लाख मजदूरों ने निर्धारित 100 कार्य दिवस का लक्ष्य हासिल कर लिया है और अन्य अतिरिक्त कार्य दिवसों की जरूरत है। पिछले वर्ष के मुकाबले चालू वित्त वर्ष में योजना पर काम का दबाव और बढ़ा है। इसके मद्देनजर चालू वित्तीय वर्ष के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ कुल 73 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आने वाले दिनों में मनरेगा के लिए अतिरिक्त धनराशि की जरूरत पड़ सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 11.19 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया था। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 4 महीनों के भीतर ही 6.72 करोड़ लोगों को मनरेगा में काम दिया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। अमेरिका में फिर कोरोना का कहर, वैक्सीनेट हुए लोगों को फिर से लगाना होगा मास्क। जी हां दोस्तों, अमेरिका में कोरोना वायरस ने फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट लोगों को तेजी से अपना शिकार बना रहा है। एक दिन में 60,000 नए मामले आए हैं। ऐसे में हाई रिस्क वाले इलाकों में वैक्सीनेशन हो चुके लोगों को फिर से मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन डायरेक्टर रोसेल वेलेस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मास्क पर लिए गए फैसले के बारे में बताया है कि उन्होंने इस दौरान ये बताया है कि वैक्सीन असरदार है, लेकिन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से आगे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका में पिछले कई दिनों से कोरोना के नए केसों में तेजी देखी जा रही है। यहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के 61,581 नए केस आए हैं। ये बीते दिन दुनिया के किसी भी देश में मिले संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। सुलझेगा असम मिजोरम सीमा विवाद, तैनात होगी पैरा मिलिट्री। जी हां दोस्तों, असम और मिजोरम सीमा पर जारी विवाद के बीच बुधवार को दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों की गृह मंत्रालय में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों राज्य बातचीत से मुद्दे सुलझाने पर सहमत हो गए हैं। विवादित जगह से दोनों राज्यों की पुलिस हटेगी। विवादित जगह पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर करीब 2.5 घंटे चली इस बैठक में असम के चीफ सेक्रेटरी और मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी समेत दोनों प्रदेशों के आला अधिकारी शामिल थे। बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों प्रदेशों की सीमा पर नेशनल हाईवे के पास बने विवादित स्थल पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में न्यूट्रल फॉर्म यानी कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। दोनों प्रदेश बातचीत का यह दौर आगे भी जारी रखेंगे और अपने अपने मुद्दों पर एक दूसरे के सामने रखेंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। म्यांमार के सैन्य शासक ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांगा सहयोग, कहा कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने में करे मदद। जी हां दोस्तों, जिस वक्त पूरा विश्व महामारी को नियंत्रित करने के लिए जंग लड़ रहा था, तब जुंटा ने म्यांमार में तख्ता पलटकर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और अब हालात काबू से बाहर हो चले हैं। फरवरी में तख्ता पलट के बाद से लोकतंत्र के समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान लोग बड़ी तादाद में कोरोना संक्रमित हुए। तख्ता पलट के चलते देश का बुनियादी ढांचा बुरी तरह से हिल गया है। वहीं भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालातों ने स्थिति को और बद से बदतर कर दिया है। अब देश के सैन्य शासक ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए मदद की अपील की है। राज्य की मीडिया द्वारा जारी की जानकारी के मुताबिक जुंटा के सीनियर जनरल मिंग ऑन हीलिंग ने आसियान और अपने मित्र देशों से कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और मरीजों के इलाज के लिए अपने एक भाषण में सहयोग की अपील की है। बताया जा रहा है कि हीलिंग ने देश में टीकाकरण की दर को बढ़ाने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने सहायता में प्राप्त वैक्सीन और रूस की मदद से घरेलू उत्पादन दोनों के माध्यम से टीकाकरण को बढ़ावा देने की बात कही है। साथ ही हीलिंग ने आसियान कोविड-19 फंड से आर्थिक सहायता की भी मांग रखी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रूसी खिलाड़ियों ने 4 दिन में जीते 18 मेडल, पर रूस के खाते में एक भी नहीं गया। जी हां दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में रूस के 335 एथलीट दुनिया भर के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और शुरुआती 4 दिनों के भीतर ही रूसी खिलाड़ियों ने 7 गोल्ड मेडल सहित 18 मेडल जीत लिए हैं, लेकिन एक भी पदक रूस के खाते में नहीं गया है। दरअसल रूस के खिलाड़ी रूसी ओलंपिक कमेटी के झंडे तले खेल रहे हैं और मेडल
आईपीएल टेली में भी उनकी उपलब्धि ROC नाम से दर्ज हो रही है। रूसी खिलाड़ियों को अपने देश का नाम, उनका झंडा और राष्ट्रगान का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि ROC का झंडा भी रूस के ध्वज से अलग है। आपको बता दें दोस्तों, रूस पर दिसंबर 2019 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 साल के लिए बैन कर दिया था। रूस पर आरोप था कि वह डोप टेस्ट के लिए अपने एथलीट के गलत सैंपल भेज रहा है। जांच में यह सही पाया गया कि सैंपल से छेड़छाड़ हुई थी। इसके बाद वाडा ने उस पर यह प्रतिबंध लगाया है। इसी बैन के कारण रूस टोक्यो ओलंपिक और 2022 में होने वाले फीफा विश्व कप में हिस्सा नहीं ले सकता है। वाडा के नियमों के मुताबिक रूस के वो एथलीट जो डोपिंग के दोषी नहीं पाए गए, उन्हें न्यूट्रल खिलाड़ियों के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई है। इसी के तहत रूसी खिलाड़ी टोक्यो गेम्स में भाग ले रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पेटीएम 35,000 रुपये की सैलरी पर 20,000 अंडर ग्रेजुएट को करेगी हायर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर आ रही है। देश की बड़ी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी पेटीएम दिवाली से पहले 16,600 करोड़ रुपए का IPO लाने जा रही है। इससे अब तक का सबसे बड़ा IPO माना जा रहा है। कंपनी IPO लाने से पहले पूरी तरह से कमर कस रही है। इसके लिए पेटीएम अब अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है। पेटीएम ने अंडर ग्रेजुएट को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अपना फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव कार्यक्रम शुरू किया है। आपको बता दें दोस्तों, पेटीएम ने व्यापारियों को डिजिटल अपनाने के बारे में शिक्षित करने के लिए 20,000 फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव को नियुक्त करने की योजना बनाई है। सेल्स एग्जीक्यूटिव व्यापारियों और उपयोगकर्ताओं को डिजिटल सेवाओं पर शिक्षित करेंगे और कंपनी के विभिन्न डिजिटल उत्पादों को बढ़ावा देंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों देश के कई हिस्सों में मानसून की वजह से भारी बारिश हो रही है। मानसून का तीसरा कम दबाव वाला क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा है। इसके असर से शनिवार तक उत्तर भारत में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। यूपी, बिहार, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। IMD के मुताबिक पंजाब में अगले 48 से 72 घंटों में तेज बारिश हो सकती है। राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में इसके अच्छी तरह से जगह बनाने और बाद के 48 घंटों के दौरान धीरे धीरे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। वहीं राजस्थान के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों भारतीय सराफा बाजार में आज सोने के भाव में गिरावट का रुख रहा। वहीं चांदी की कीमत में 1,000 रुपये से ज़्यादा की कमी दर्ज की गई, जिससे चांदी 65,000 रुपये प्रति किलोग्राम के नीचे पहुंच गई है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 46,668 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, तो वहीं चांदी 65,873 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के भाव में महज 61 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में 99.9 ग्राम शुद्धता वाले सोने का नया भाव आज 46,607 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचकर बंद हुआ। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत मामूली तौर पर बढ़कर $1,800 प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं बात करें चांदी की, तो दोस्तों चांदी की कीमत में आज ताबड़तोड़ गिरावट देखने को मिली। आज चांदी के दाम 1,094 रुपये की कमी के साथ 64,789 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी के दाम में आज उछाल दर्ज किया गया और यह $24.76 प्रति औंस पर आ गई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वित्त मंत्रालय की जबरदस्त पेशकश, DFI का लोगो बनाए 5 लाख रुपए का इनाम पाएं।
जी हां दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग में नई तकनीकों को विकसित करने के लिए नवाचार का प्रयोग लगातार किया जा रहा है। अब वित्त मंत्रालय ने इसके माध्यम से हाल ही में स्थापित डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी कि DFI का नाम, लोगो और टैग लाइन तय करने का फैसला लिया है। इसके लिए उसने एक खुली प्रतियोगिता आयोजित की है। 15 अगस्त तक देश का कोई भी नागरिक एंट्री भेज सकता है। सर्वश्रेष्ठ नाम, टैगलाइन और लोगों के लिए 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट भाषण के दौरान नए DFI की घोषणा की थी। मार्च में संसद के दौरान सदनों ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 को मंजूरी प्रदान की थी। सरकार अगले महीने तक नए DFI को शुरू करने वाली है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सस्ती होगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, टेस्ला के बाद अब हुंडई की भी यह मांग। जी हां दोस्तों, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लोगों का क्रेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन व्यापक पैमाने पर उन्हें अपनाए जाने को लेकर इनकी कीमतें एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में टेस्ला और हुंडई जैसी बड़ी कार कंपनियों ने सरकार से यह मांग की है और इससे आपको भी फायदा होने की उम्मीद है। दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों में से एक मानी जाने वाली एलन मस्क की टेस्ला ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों को आयात करने के लिए शुल्क में छूट या कटौती की मांग की है। टेस्ला देश में अपना प्लांट लगाने का इच्छुक है, लेकिन साथ ही उसने इलेक्ट्रिक कारों की पूरी यूनिट के आयात पर सरकार से कर में छूट की मांग की है। देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी हुंडई मोटर्स के MD और CEO SS किम ने टेस्ला की मांग का समर्थन करते हुए कहा है कि उन्हें पता चला है कि टेस्ला ने इलेक्ट्रॉनिक कारों के आयात पर शुल्क में कटौती की मांग की है। इससे वाहन कंपनियों को इस प्राइस सेंसिटिव मार्केट में इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक पैमाने पर पहुंचने में मदद मिलेगी। हुंडई मोटर्स का कहना है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट के लिए सरकार के समर्थन की जरूरत है। यह समर्थन इस सेगमेंट की 2 मुख्य चुनौतियों, एक तो देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर कर को युक्ति संगत बनाने में चाहिए। हुंडई मोटर्स के CEO किम का कहना है कि सरकार को CBU पर आयात शुल्क में छूट तब तक देनी चाहिए जब तक कि कंपनियों को स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के कल पुर्जे ना मिलने लगे। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का आयात सस्ता करने से देश में इनका बाजार बनाने में भी मदद मिलेगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।